अदावत ही निकालनी है प्रतिपक्षी लोगों से तो भी मुकदमा दर्ज कीजिए, डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन अडानी पर मुकदमा दर्ज कीजिए। सुधांशु जी, सारी परेशानियों की जड़ भले ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो रोग के लक्षण है वो जरूर दिखाई पड़ते हैं। जॉर्ज सोरेस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, या आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत को तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्री बेईमान है, अरे मोदी जी तो ईमानदार है ना, क्यों नहीं सीबीआई की जांच करिए, जगनमोहन रेड्डी को उठा के लाइए, नवीन पटनायक को उठा के लाइए, तमाम लोग उठा के लाइए। घूस दी गई या नहीं दी गई? बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल सीबीआई को अडानी जी से पूछना चाहिए, ये सवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अडानी जी से पूछना चाहिए, ये सवाल सेबी को अडानी जी से पूछना चाहिए। लगातार डिस्टर्ब कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद लोग इकट्ठा हो गए भारी तादाद में, और जो परिस्थिति हुई है कुछ लोगों के मरने तक की पुष्टि हो रही है। अब ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, अब ये दुकान कल बहुत सक्रिय होगी जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हाँ, वो आपने सही कहा है उस पर जवाब दीजिए कि नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान क्या होती है। कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, अडानी जी की दुकान है भाई। हाँ, अडानी जी का बताता हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने अडानी जी बात की। ये बताइए, ये यूएस कोर्ट में जो आरोप लगा है वो किन राज्य सरकारों को पैसा देने का आरोप लगा है? बोलिए। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलो ना, आपकी सरकार ने दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इस्तीफा दो। ये भैया चितवी मेरी पटवी मेरी नहीं चलेगी। पिछले 3-4 सालों में आप देख लीजिए, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी कुछ आ जाता और अभी फिर उसके बाद आ गया। और वैसे एक बात बताऊं, जिन अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट फाइल की, अभी से कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम ब्रॉयस ऑर्डन्स करके है। वो जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र के मित्र हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अमेरिका, और सुनिए, ये तो आपके चैनल में भी दिखाया गया है फैक्ट। तो बहुत सारे फैक्ट है, तो लोगों को समझ में आएगा। अबे जी, अब सवाल सुनिए। सवाल जैसे मैंने उनसे प्रश्न किया, आपसे भी प्रश्न करूंगी। ये एक सच्चाई है कि हर बार किसी न किसी संसद सत्र के पहले अमेरिका से आरोप लगते हैं, और इस पर भी आपकी जवाब जॉर्ज सोरोस के दोस्त बताए जा रहे हैं, और उनकी करीबी वो गांधी परिवार से बताते हैं। बीजेपी का ये आरोप है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि सच है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तो वैसे भी जिन राज्यों के साथ डील हो रही थी वो तो विपक्ष के शासित राज्य थे। समूचे विश्व में एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत कम। ये रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर होता है। अरे रिश्वत लेने वाला ये दस्तावेज बहुत गंभीर है। जिस अदालत में ये मुकदमा चल रहा है, उस अदालत में सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उनकी कंपनी के इकट्ठा किए गए। आरोप क्या है? अरे प्रभु, थामिए भावनाओं को थामिए। आरोप ये है कि अडानी जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है वो बहुत ऊंची दरों पर अर्थ क्या हुआ कि आपके बिजली की यूनिट का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। और वो छोटा मोटा मामला नहीं है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने लेटर ऑफ अवार्ड दिया इनको कि इतने यूनिट में आप ये बिजली बेच सकेंगे भारत के राज्यों को। उसको एक पावर सेल एग्रीमेंट करना होता है राज्यों को, उसके बगैर पावर परचेस एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो राज्यों ने इनकार कर दिया। राज्यों ने कहा कि इतनी ऊंची दरों में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले के जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इस बिड के बाद के जो ठेके हैं वो तो कम दरों में गए हैं। उस शर्त में, उसमें जब टेंडर डॉक्यूमेंट में ये शर्त थी कि 90 दिनों में पावर परचेस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 18 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने सिलसिलेवार रूप से ये बताया है कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया है। 2000 करोड़ रुपए का दिया, बोलिए। एक मिनट। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, अदावत ही निकालनी है प्रतिपक्षी लोगों से तो भी मुकदमा दर्ज कीजिए, डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन अडानी पर मुकदमा दर्ज कीजिए। सुधांशु जी, जिस क्षण आपने स्वीकार लिया कि राज्यों को पैसा दिया, उस क्षण यह भी स्वीकार लिया कि अडानी जी ने रिश्वतखोरी की है, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? मेरा सीधा आरोप है। मेरे पहले प्रश्न पर आइए सर। मेरे पहले प्रश्न पर, ये जो एक पैटर्न दिखता है, पैटर्न की हमेशा संसद के सत्र के पहले ही वहां से आरोप आता है, ये रेगुलर हो चुका है, ये सबकी नजर में। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इसका एक जवाब तो बनता है। इसका अर्थ है कि हर 6 महीने में स्कैम हो रहा है, हर 6 महीने में सत्र बुलाया जाता है। करवाली बेइज्जती, ये तो कंपल्शन है। इसको भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम विडंबना देखिए, कोई एजेंसी और आज का नहीं है,
ये डीआरआई ने नोटिस दिया, तो मोदी सरकार के टाइम डीआरआई का नोटिस है मेरे पास अडानी जी को। क्या है? ओवर इनवॉइसिंग करके इंडोनेशिया से कोयला मंगाया और इक्विपमेंट्स मंगाए। ओवर इनवॉइसिंग का अर्थ ये हुआ कि यहां पर बताया कि हम भारत के नागरिकों को 4 रुपए यूनिट में बिजली देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि कोयला इतनी कीमत का पड़ रहा है, पावर इक्विपमेंट इतनी कीमत के। तो पता पड़ा कि जो प्रॉक्सी कंपनियां, फर्जी कंपनियां थी, डूबियस कंपनियां थी, उसके नाम से पहले एक बिल बनवाया और उसके डबल रेट में अडानी का बिल, और हमने नहीं, इनकी सरकार के समय पकड़ा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। 6 एयरपोर्ट संसद में क्या होने वाला है वो समझ में आ रहा है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अभय जी को देख सुनकर लगता है कि इस देश की सारी परेशानी अडानी पे शुरू, अडानी पे खत्म हो रही है, ऐसा है क्या? सारी परेशानियों की जड़ भले ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो रोग के लक्षण है वो जरूर दिखाई पड़ते हैं। अभी सुधांशु जी ने एक बात कही कि सब तो विपक्ष की सरकारें थी, तो मुझे तो याद पड़ता है कि भारतीय बीजू जनता दल की सरकार थी और संसद के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती थी। करती थी नहीं करती थी? जगन मोहन रेड्डी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, सरकारें उनकी थी। और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? वहां तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल था। तो 5 में से 3 सरकारें वो थी जहां पे ये कांड हुआ, वो बीजेपी समर्थित या बीजेपी के द्वारा नेतृत्व दिए गए सरकारें थी वहां। पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरोस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए? या आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत के तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए। और तमाम लोग जो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए। क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, नहीं, ये बात रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं, तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगन मोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। और इसके अलावा जम्मू, इसके अलावा आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? और एक मिनट, ये मामला बहुत संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जो सेकी नाम की संस्था है वो भारत सरकार की कंपनी है और उसकी तरफ से अडानी डील कर रहे हैं राज्य सरकारों के साथ से। तो इसका मतलब यह है कि सेकी की भूमिका भी संदिग्ध है। तो क्यों नहीं सेकी के खिलाफ कार्रवाई की जाए? हो गई है ही वो तो आशुतोष जी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए हिंदुस्तान की सारे मुख्यमंत्री बेईमान है, अरे मोदी जी तो ईमानदार है ना, क्यों नहीं ये सीबीआई की जांच करिए, जगन मोहन रेड्डी को उठा के लाइए, नवीन पटनायक को उठा के लाइए, तमाम लोग उठा के लाइए और दूध का दूध पानी पानी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यही इनकी पॉलिटिक्स। ये डीआरआई का नोटिस भी जॉर्ज सोरोस के कहने से दिया। मैं बता रहा हूं, गजब मोदी जी के डीआरआई ने जो नोटिस दिया, मोदी जी के सेबी ने नोटिस दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि 12 ऐसी फॉरेन पोर्टफोलियो है जो प्रॉक्सी है। ऐसा प्रतीत होता है जो स्टॉक मैनिपुलेशन का हमने आरोप लगाया था, तो क्या वो भी राष्ट्रद्रोही है? अब मैं जवाब देता हूं दोनों। वैसे अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया। क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा। हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप करवाइए। वो तो गजब है। आपको समर्थन दे रही थी सुधांशु जी। एक मिनट, अपने वो तो आपको समर्थन दे रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए। अब आइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। सबसे बड़ा पोर्ट्स का प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया और अभी तेलंगाना की सरकार ने एग्रीमेंट किया है और ममता बनर्जी जी ने भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट इन्वेस्ट अंदर लेना है। ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई। देखिए, खटाखट पर एक जवाब बनता है क्योंकि उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट का नाम लिया है, गहलोत साहब का और बघेल साहब का। तुम्ही के साथ धंधा, तुम्ही को बताइए। मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला कि राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही? आशुतोष जी, दूध का दूध साफ होना चाहिए ना। आशुतोष जी, इस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है इसमें, और बिल्कुल टेक्निकल बात है, अगर सेकी पीएसए नहीं करेगी डिस्कॉम से राज्यों की, तो संभव ही नहीं कि वो अडानी से पावर परचेस एग्रीमेंट कर ले। तो ये कहा उन्होंने कि जिसमें
90 दिन का वक्त था, 18 महीने इसलिए लगे कि सेकी ने प्रेशराइज किया राज्य सरकारों को, प्रेशराइज करके पावर सप्लाई एग्रीमेंट कराए। अब उसके बगैर एक बार संभव इधर देखिए, घूस दी गई क्या? ये प्रॉमिस्ड टू पे, घूस दी गई या नहीं दी गई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, सीबीआई को अडानी जी से पूछना चाहिए। ये सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अडानी जी से पूछना चाहिए। ये सवाल सेबी को अडानी जी से पूछना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, प्रतिपक्षियों से पूछ रहे हैं। अरे साहब, ये एजेंसियां 4 दिन के लिए हमारे हाथ में दे दीजिए, हम सिद्ध कर देंगे कि अदालत के दस्तावेज सही है कि नहीं है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? हम सिर्फ इतनी बात, ये बार बार मुखौटा लगाकर पीछे छुप जाते हैं। अगर अपराध हुआ है, अगर डीआरआई ने नोटिस अडानी को दिया है तो बता दीजिए क्या वो जॉर्ज सोरेस के कहने से दिया है? अगर अभी सेबी ने नोटिस इशू किया है तो क्या जॉर्ज सोरेस? आप जांच तो कराइए, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चलिए, मैंने मान लिया, छोड़िए। अडानी को किनारे करिए, बताइए सोलर में दूसरी कंपनियां कौन है, नाम बताइए। आप ठेका लेने दोगे तो अरे है ना? सब चाइनीज अरे आप कंपनी है, ठेका लेने दीजिए। सब चाइनीज कंपनी है, बताइए। सारे व्यापारियों को किसका शेयर है, देखिए, किस कंपनी का शेयर ज्यादा है? जीवीके ने सोलर में एयरपोर्ट बताइए। लिया मुंबई का, जीवीके पे सीबीआई ने रेड की, 74% उन्होंने अडानी को ट्रांसफर किए, सीबीआई की जांच खत्म हो गई। 6 एयरपोर्ट दिए, हमने तो आपत्ति नहीं ली थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपत्ति ली, नीति आयोग ने आपत्ति ली। उन्होंने कहा कि जिसको एक्सपीरियंस होगा उसको ये दीजिए मोदी जी। मोदी जी ने वो क्लॉज ही हटा दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। पहले जीएमआर ने दिल्ली और मुंबई जीता था, लेकिन उनको नहीं दिए, लेकिन आपने हित पहुंचा दिया। तो जहां गलत करोगे वहां सवाल करने अब नए सिरे से इस बहस की में पीएम के इस आरोप में कितना दम है कि कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो रही है, परजीवी होकर रह गई है, और महाराष्ट्र के नतीजे ईवीएम के माथे फोड़ देना और झारखंड के नतीजों को सही ठहरा देना सही है या गलत है आपकी नजर में? मुझे लगता है कि 1952 से लेकर अगर 1984 तक के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रदर्शन को देख लीजिए, इन सारे चुनाव में बीजेपी को, जनसंघ को, सारी सीटों को मिला दीजिए तो भी 80 सीटें नहीं होती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? कितनी सीटें आई थी 52 में? 3 या 4? और मैं तो कह रहा हूं 84 तक सारी सीटें 52 से लेकर जोड़े 80 भी नहीं होती थी। तो यार अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज ये मत करिए आशुतोष। देखिए, मैं आपको वो लोग वहां बैठ कर डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं आप लोग। पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, प्लीज सर, प्लीज, ये ठीक बात नहीं है। पार्टी की हार जीत लगी रहती है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। देखिए, सुधांशु जी भी मंच पर बैठकर उनसे बहस कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की भाषा का वहां से इस्तेमाल करेंगे तो आई एम सॉरी, ये सही नहीं है। एक लोकतंत्र की ताकत डिसेंट और हर तरह के मुद्दे पर चर्चा से होती है। चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? क्या नहीं खत्म हुई ना? क्या उसके आधार पे आप ये कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बड़े नेता नहीं थे? बड़े नेता थे। तो राजनीति में और जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है। लेकिन अगर वहां से अपने आप को रिजुविनेट कर लें, नए तरीके से रास्ता खोज लें, तो पार्टियां खड़ी भी होती हैं। और कई पार्टियां ऐसे खड़े, डीएमके तमिलनाडु में तो ऐसा कई बार हुआ। डीएमके 0 सीट आई पूरे लोकसभा के चुनाव में, यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में भी पूरी तरीके से खत्म। मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जाहिर सी बात है हमेशा विपक्ष पर हमले करेंगे, और ये उनका अधिकार भी, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन यह कह देना कि कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी को तो शोभा देता है, लेकिन एक पत्रकार के लिए और एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए यह शोभा नहीं देता है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना, आज भी कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर 20% वोट, बल्कि 21% वोट की पार्टी है, और 100 सांसद उसके पास हैं। 3 राज्यों में उसकी सरकार है, कम से कम 3 दूसरे राज्यों में वो दूसरे पार्टियों के साथ साझा सरकारों में है। तो उसके अस्तित्व पर सवाल प्रधानमंत्री जी खड़ा कर सकते हैं, सुधांशु जी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको और आपको तो उसका एक निष्पक्ष तरीके से एक आकलन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी आज भी देश की सबसे, जिस तरह से आपने बीजेपी का आकलन किया या संघ का आकलन किया, वैसे क्या आज कांग्रेस के कमजोर होने का आकलन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती, अगर उसकी लीडरशिप कमजोर नहीं होती, तो उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो 4 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी हरा रहा है या खुद हार रहे हैं? देखिए, ईवीएम के बारे में तो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता उस पर बयान दे सकते, पत्रकार। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम की दुहाई देने वाले लोग दरअसल अपने अंतर्मन में झांके और झांकने की कोशिश करें। गलती आप में है, ईवीएम में गलती नहीं है। या तो आपके पास सबूत है, तब तो आप सामने आइए और कहिए कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर ये बहाना मत करिए, क्योंकि जब आप ईवीएम का सहारा लेंगे तो अगला चुनाव आप कैसे लड़ेंगे?
जब आप, क्योंकि अगला चुनाव लड़ने का मतलब है कि आप मान के चलेंगे हम तो जीत नहीं सकते। तो स्पष्ट बात क्या है, चुनाव में 100 सीटों पर मैंने ट्रैवल किया, अभी 30 सीटों पर महाराष्ट्र में। अगर ये आप कहेंगे कि जितने समर्थक है ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, तो ये व्यू पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, हमने देखा है कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत पैशनेट है बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के समर्थक है, मैंने कहा बीजेपी के समर्थकों की तरह बिहेव मत करिए। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप दोनों विचारों को ग्रहण करिए। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे उसका। मतलब यहां पर बैठा हर व्यक्ति वोटर है, वोटर जाता है, जितनी भी मतलब अगर उसका काम है, व्यस्तता है। हमने देखा है लोकतंत्र के इस जश्न में बुजुर्गों को जो किसी ना किसी मतलब जो किसी अंग से भी परेशान है वो भी पहुंचते हैं, हर कोई पहुंचता है। आप डेडिकेशन देखिए, और आप कहते हैं ये सिस्टम फॉल्स है, फेक है, चुनाव आयोग गलत है। एक सेकंड सर, ये आरोप आप लोग बहुत गंभीर लगाते हैं, आम आदमी के मन को छूता है। क्या आप ये आरोप खत्म करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि जो वोटर है वो भी कई बार, अब देखिए ना, जो वर्डिक्ट है महाराष्ट्र का, वो चुनाव आयोग के उस बिसात पर, उस फैसले पर मुहर लगाता है। एकनाथ शिंदे को ही सही सिंबल दिया चुनाव आयोग ने, एकनाथ शिंदे को ही विधानसभा चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ने दिया, जनता ने भी कमान उनके हाथ में सौंपी। चुनाव आयोग नहीं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या फिर कोई और पार्टी वो चुनाव हारती है। कब तक आप हर संस्था को कटघरे में खड़ा करें? चुनाव आयोग को भारत का संविधान हाथ में लेकर निर्णय करना चाहिए। अंजना जी के तर्कों को अगर मैं मानूं तो जो लोकसभा के चुनाव में परिणाम दिए उसमें अजीत दादा पवार की पार्टी को नकार दिया, शिंदे जी की पार्टी को नकार दिया, तो क्या मैं उस वक्त ये कहूं कि जो तुमको सिंबल दिया है, जो तुमको पार्टी सौंप दी है, वो गलत सौंप दी है? तो न्याय सम्मत निर्णय और आवाज मुखर करना जनता ने दायित्व दिया है। प्रतिपक्षियों को क्या दायित्व दिया है कि सत्ता का मार्ग प्रशस्त करिएगा। जब भी सत्ता और उसकी संस्थाएं भटक जाए रास्ते से तो उसको रास्ता दिखाइए। महाराष्ट्र में ये हाल क्यों हुआ सर? प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता कहना कि कांग्रेस खत्म हो रही। अरे आपकी सरकार बैसाखियों पर है प्रधानमंत्री जी। आपके राज्य ने आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नकारा, लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में आधी साफ कर दी। तो ये प्रजातंत्र में शिरोधार्य करते हैं जो निर्णय जनता लेती है। महाराष्ट्र में और झारखंड में आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं सुधांशु जी। दो बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ये सवाल हम खड़ा करेंगे कि ईवीएम में परसेंटेज कैसे बढ़ गया आखिरी वक्त में, लेकिन उसके साथ ये भी कहता हूं, चूंकि मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव नजदीक से देखा है, बहनों के खातों में जो सीधा पैसा गया है वो हूबहू यही पैटर्न उन राज्यों का था जो झारखंड में भी हम मत मिला है और महाराष्ट्र में भी मिला है। तो वो अच्छी स्कीम्स राज्यों की है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को भी जो रेवड़ी करके संबोधित करते थे उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तो अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर